जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की घासों से संबंधित, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में राजस्थान का राज्य वृक्ष बात कर लिया तथा उसके बाद हमने कल की वीडियो में जितने भी हमारे अन्य वनस्पतियां बच रही थी, जिसमें हमने रोइडा डिस्कस किया, सालर का वृक्ष डिस्कस किया तथा पलाश के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो मुझे बताओ कि पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तथा हमने महुआ से रिलेटेड भी पढ़ा था। महुआ की शराब किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो भील जनजाति में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तथा हमने अर्जुन का वृक्ष भी पढ़ा था जिस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम घासों से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। राजस्थान में निम्न 6-7 प्रकार की घासें पाई जाती हैं जो हमें याद रखना होता है। इसमें से भी पश्चिम की ओर अलग घासें होती हैं तथा पूर्व की ओर अलग घासें होती हैं। तो मैं आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना। तथा आप सभी के सहयोग से मेरे 90 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आज का टारगेट रखते हैं हम 100 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में से शेयर करते रहना। बात करते हैं घास पर, जिसमें राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट तथा महत्वपूर्ण घास आती है सेवण घास। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, आरएस जैसे एग्जामों में भी पूछी जा चुकी है यह घास। इसको अच्छे से समझ लीजिए तथा इससे संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ 3 ही लाइनें हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले यह घास कहाँ पर पाई जाती है? तो यह जैसलमेर के आसपास पाई जाती है। और उससे रिलेटेड हमें क्या बात करना है कि जैसलमेर में भी कहाँ पर? तो मैंने आपको लाठी सीरीज ये बहुत अच्छे से समझाई थी। कहाँ पर है लाठी सीरीज? कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये? 60 किलोमीटर चौड़ी है या 70 किलोमीटर चौड़ी है? कोई तो कह रहा था 80 किलोमीटर है। चलो मुझे इन तीनों में से बताओ कितने किलोमीटर चौड़ी यह पट्टी है। तथा उसके साथ साथ यह जैसलमेर में कहाँ पर स्थित है ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। लाठी सीरीज से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लाठी सीरीज वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से एक बार उन चीज़ों को जरूर देखिए तथा अपना जो बेसिक से टॉपिक है आप उन्हें क्लियर कर लीजिए। यह जैसलमेर में लाठी सीरीज क्षेत्र के आसपास देखी जाती है तथा इसके आसपास के क्षेत्र को भी लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। और हमें एक जानकारी याद रखना है, यह कैसी घास है? यह पौष्टिक घास है। इसी कारण इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर पौष्टिक घास है तो इसका प्रयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। यही 3 बातें आपको इस घास से याद रखनी है। तथा अभी तक तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि यह कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर जिले में, राजस्थान के पश्चिम में यह स्थित है तथा लाठी सीरीज के आसपास यह देखी जाती है। इसके बाद एक और अन्य महत्वपूर्ण घास है जिसका नाम है धामण घास। और ये घास भी पश्चिम की ही घास है, तो आपको ये पश्चिम वाली घासों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इन घासों से संबंधित ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। धामण घास यह भी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और उसके बाद इससे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है, यह घास कैसी है? एंटीबायोटिक घास है। इसी कारण इस घास का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे ये पौष्टिक घास थी, इसका प्रयोग हमने पशुओं के चारे के लिए किया। अब ये घास कैसी है? एंटीबायोटिक। कैसी घास है? एंटीबायोटिक। तो इस घास का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? इस घास का प्रयोग किया जाता है औषधि बनाने में। किसमें किया जाता है? औषधियों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इन चीज़ों को कहीं अपने पास नोट करते चलिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठे हो तो मेरे साथ इसे नोट जरूर करते चलिए। 2 घास हमारी हो गई। अब अगली घास जो इंपॉर्टेंट घास आती है, ये घास है खस घास। और यह घास पश्चिम में ना होते हुए पूर्व की ओर पाई जाती है। कौन कौन से जिले कवर करती है? तो भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और यही अगर भरतपुर, करौली, धौलपुर पूछा जाता तो हम कौन सा क्षेत्र बताते हैं? बताओ मुझे, कौन सा क्षेत्र बताते? सूरसेन बताते ना, या फिर कोई दूसरा बताते? मैंने कल की वीडियो में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हो। इस घास से हमें यही बात याद रखनी है कि इससे उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है। कौन सी श्रेणी का? उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है। तथा उसके साथ साथ इससे शरबत व ठंडाइयाँ भी बनाई जाती है। शरबत व ठंडाइयाँ, ये 2 चीज़ आपको याद कर लेनी है। इससे संबंधित कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भरतपुर, करौली, धौलपुर। और उसके साथ साथ उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है तथा शरबत व ठंडाइयाँ बनाई जाती है। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी घास है जिससे उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है? इत्र तो और बहुत सारी घासों से बनाया जाता है, लेकिन इससे उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है और शरबत व ठंडाइयाँ भी बनाई जाती है। तो आपसे वह उस घास का नाम पूछ सकता है। घास का नाम है खस घास। मैंने क्षेत्र भी बता दिए और इसके साथ साथ मैंने इसका क्या प्रयोग होता है वो भी आप लोगों को बता दिया। भरतपुर से हमें क्या याद रखना है? भरतपुर किन 2 राज्यों के साथ सीमा लगाता है? कमेंट करके बताओ। और करौली यह किस राज्य के साथ सीमा लगाता है? कमेंट करके बताओ। सवाई माधोपुर यह मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है ना। मध्य प्रदेश हमारे राज्य के साथ कितनी सीमा लगाता है? 1600 किलोमीटर की, जिसमें हमारे कितने जिले? 10 जिलों को कवर करता हुआ आता है।
10 जिले कौन कौन से हैं, धौलपुर से स्टार्ट होता है और बांसवाड़ा पे खत्म होता है। आप एक बार उस लाइन को जरूर देख लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है सारी चीज़ें। अगली हमारी घास है बूर घास, और ये घास भी बीकानेर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारी पश्चिम के क्षेत्र में ही यह घास देखी जाती है, बीकानेर के आसपास। किसके आसपास? बीकानेर के आसपास। और बूर घास से हमें क्या याद रखना है? यह घास राजस्थान की सर्वाधिक सुगंधित घास है। कौन सी घास है? सर्वाधिक सुगंधित घास है। अब आपको यहीं पर इनकी विशेषताएं पता चल रही है, तो आप समझिए हर एक लाइन से प्रश्न निकल सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी घास ऐसी है जिससे शरबत व ठंडाइयाँ बनाई जाती है तथा उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सी घास है जिसका प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है, तब हम आंसर लगाएंगे धामण घास। सेवन घास, यह पौष्टिक होने के कारण इसका उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है तथा लाठी सीरीज के क्षेत्र के आसपास देखी जाती है। और बूर घास आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान की सर्वाधिक सुगंधित घास कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा बूर घास, और ये बीकानेर के क्षेत्र के आसपास देखी जाती है। इसके बाद और 3 से 4 घासें हैं जिनसे संबंधित पढ़ना है। पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओलिवरी घास, एक घास का नाम आता है ओलिवरी। और ओलिवरी घास से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस नाम से आपको क्या लगता है? यह घास भी जोधपुर के आसपास पाई जाती है। और जोधपुर से हमें क्या याद रखना है? कौन से वंश का शासक हुआ है जोधपुर पे? कमेंट करके बताओ। चौहानों का शासक हुआ है ना यहाँ पर, या राठौड़ों का हुआ है? दोनों में से बताओ, चौहानों का हुआ या राठौड़ों का हुआ। तथा जोधपुर से हमें याद रखना है, जोधपुर ये किस राज्य के साथ सीमा लगाता है? मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, या फिर नहीं लगाता, दोनों में से आपका आंसर दीजिए। तथा जोधपुर का मेहरानगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग कब बनाया? यह दुर्ग बना था 1459 में। किसने बनाया? राव जोधा ने बनाया। और इस दुर्ग से हमें याद रखना था, इस दुर्ग की नींव किसने रखी? नींव रखी थी करणी माता ने। और करणी माता कौन सी माता? देशनोक वाली माता, चूहों वाली देवी, ये सभी नाम से जाना जाता है। तथा जोधपुर के दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग से हमें याद रखना है कि इसके जब दुर्ग का निर्माण हुआ था तब जीवित व्यक्ति की बलि दी गई थी। और इस दुर्ग से संबंधित आपको एक वाक्य याद रखना है, रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा कहा गया वाक्य है। कौन सा वाक्य है? कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने मिलकर किया है। यह चीज आपको याद रखना है। और रूडयार्ड किपलिंग से मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इन्होंने किस दुर्ग के लिए कहा है कि उस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने किया है? आप कमेंट करके बता सकते हो। तथा राजस्थान के दुर्गों का अगर आपको बेसिक जानना है, जैसे ये कितनी श्रेणियों में पाए जाते हैं तथा इनसे संबंधित और भी बेसिक जानकारी, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, 21 जून 2013 को हमारे राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो वो 6 दुर्ग कौन से हैं, उनकी भी मैंने टेक्निक बताई थी आपको। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक है, वहां से आप देख लीजिए। तथा हमारे जो दुर्ग हैं इन्हें शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियों में बांटा गया है। 9 की 9 श्रेणियां मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए ताकि आपके बेसिक चीजें वहां से कवर हो जाएगी। बात करते हैं ओलिवरी घास से संबंधित। ओलिवरी घास, इससे भी उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है। अब इत्र के लिए 2 घासें आपको याद रखनी है, एक तो खस घास तथा ओलिवरी घास। इन दोनों घासों से उत्तम श्रेणी का इत्र बनाया जाता है, लेकिन खस घास से शरबत व ठंडाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। मेरे साथ लिखना चाहते हो तो आप भी अपने नोट्स बनाते चलिए। तथा एक घास और पाई जाती है राजस्थान में, जो पूर्व की ओर पाई जाती है, एचा घास। इस घास से संबंधित जब मैं आपको वन्य अभ्यारण्य भी पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा। एचा घास यह भरतपुर जिले में पाई जाती है। और भरतपुर में भी कहाँ पर? भरतपुर में एक अभ्यारण्य बना हुआ है, आप सभी को नाम पता होगा उस अभ्यारण्य का। कमेंट करके बताओ क्या नाम है उस अभ्यारण्य का। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है वो अभ्यारण्य, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है पक्षियों के लिए। तथा यहाँ पर कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन सारस पक्षी आता है, जो मुख्यतः कहाँ का है? यह मुख्यतः पक्षी रूस का होता है और रूस से उड़कर हमारे राजस्थान में आता है। यह सिरोही पर भी जाता है, लेकिन अधिक संख्या में यह भरतपुर के अभ्यारण्य को अपनी शरण स्थली बनाता है। हम जब अभ्यारण्य से संबंधित बातें करेंगे मैं आपको वहां पर भी अच्छे से समझा दूंगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एचा घास से संबंधित हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? 2 ही जानकारी है। सबसे पहला तो भरतपुर के आसपास देखी जाती है, तथा उसके बाद हमें एक याद रखना है कि इस घास की विशेषता है इस घास में पक्षी उलझकर मर जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में 1-2 बार। कि इसके बाद एक और घास है हमारी जो इंपॉर्टेंट घास होती है, उस घास का नाम है गोखरू घास। तो यह घास कहाँ पाई जाती है? यह भी राजस्थान के पश्चिम में पाई जाती है। नाम क्या है? गोखरू। इसके साथ साथ इसके 2 उपनाम भी है। इस घास को ही भाकड़ा घास तथा उडाली घास भी कहा जाता है। और ये घास कहाँ पाई जाती है? यह भी पश्चिमी राजस्थान के और पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान से संबंधित मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता रखी है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल फैला हुआ है, कितने प्रतिशत भाग में? 61
11% भाग में, लेकिन यही अगर यूनेस्को के अनुसार पूछ ले तो 67% में यह फैला हुआ है तथा यह अपने कितने जिलों को कवर करता है। मैंने कल की वीडियो में ही आपको चार्ट समझाया था। यह राजस्थान के 12 जिलों को कवर करता है पश्चिम के, और अरावली कितने को करती है? अरावली 13 जिलों को करती है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ पूर्व का मैदान कितने जिलों को कवर करता है तथा दक्षिण का पठारी भाग यह कितने जिलों को कवर करता है। उसके साथ साथ हमने और पढ़ा था मरुस्थल से संबंधित। मरुस्थल की ही सीमा एक अन्य देश के साथ लगती है, उस देश का नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? तो 1070 किलोमीटर की यह सीमा लगती है, जो निम्न 4 जिलों में बांटी गई है। कौन कौन से 4 जिले? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तथा उसके बाद बाड़मेर। हर एक जिले को कितनी सीमा दी गई है यह भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे गंगानगर को सीमा दी गई है 210 किलोमीटर की, बीकानेर को दी गई है 168 किलोमीटर की तथा जैसलमेर को दी गई है 464 किलोमीटर की, और बाड़मेर को दी गई है 228 किलोमीटर की। अगर आप इन चारों को जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा 1070 किलोमीटर। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सबसे कम किसकी लगती है और सबसे अधिक किसकी लगती है। तो आप इस प्रकार सभी चीज़ों को याद रखिए। तथा यहाँ पर हमारी घासें खत्म होती है। आपको निम्न ये 6 प्रकार की घासें याद रखनी है। सेवण घास जैसलमेर के आसपास, धामण घास यह भी पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है, लेकिन यह एंटीबायोटिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग औषधि में किया जाता है। खस घास यह भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। यह उत्तम श्रेणी का इत्र बनाने में काम आती है तथा शरबत व ठंडाइयाँ भी बनाने में काम आती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बूर घास, जो बीकानेर के आसपास देखी जाती है तथा सर्वाधिक सुगंधित घास इसे ही कहा जाता है। बीकानेर की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे झीलें भी मैंने आप लोगों को बताई थी बीकानेर में। निम्न में से हमें याद रखनी थी लूणकरणसर झील, जिसका नमक खाने योग्य नहीं होता, तो फिर क्या काम किया जाता है इसके नमक से? चमड़ा उद्योग तथा कागज के उद्योग में इसे भेजा जाता है। और यहीं पर एक और झील थी, कौन सी झील? कोलायत झील। और यहाँ पर ही एक मेला लगता है कोलायत का मेला, जिसमें चारण जाति के लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते ये मैंने सब इन वीडियो में समझा रखा है आप लोगों को, एक बार उन वीडियो को देख लीजिए। तथा मैंने आपको बीकानेर की वंशावली से भी रूबरू करवाया था कि हमें कौन कौन से शासक को पढ़ना होता है बीकानेर में। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? 1488 में राव बीका ने की थी, और राव बीका राव जोधा के 5वें पुत्र थे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बीकानेर का निर्माण काल कितने वर्षों का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हो तब आपको पता चल जाएगा कि इसका निर्माण काल कितने वर्षों का है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बात की है इनसे संबंधित। आप एक बार उन वीडियो को भी जरूर देखते चलिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपके नोट्स अच्छे से बनेंगे और यहाँ पर भी आपके नोट्स अच्छे से बनेंगे। तो जितना हो सके उतना वीडियो को देखते रहिए तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करते रहिए। इसके बाद और अगर हम बात करें तो निम्न हमें कुछ पुरस्कार याद रखने होते हैं राजस्थान में। आज हम इन वनों से संबंधित टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अगर आपको अपने दोस्तों में बताना है तो उन्हें शेयर जरूर कर दीजिए। कुछ पुरस्कार हैं हमारे राजस्थान में, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी विश्नोई के नाम से। और अमृता देवी विश्नोई मैंने आप लोगों को बताया था ना, खेजड़ली आंदोलन कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। अमृता देवी विश्नोई, इनसे हमें याद रखना है इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था खेजड़ली वृक्ष की रक्षा करने के लिए, तथा इन्होंने नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? खेजड़ली आंदोलन का। और यह आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा रखी है। और इस युद्ध से संबंधित अन्य कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वो भी खेजड़ली गांव में लगता है। खेजड़ली गांव, ये गांव कहाँ पर है? यह जोधपुर में बना हुआ है। और इससे चीज़ें हमें क्या याद रखनी थी कि 1730 में हुआ है ये आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन। उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तथा इसके साथ साथ और हमें याद रखना था कि खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है। मैंने खेजड़ली के संबंधित सारी जानकारी मैंने खेजड़ली वृक्ष से संबंधित आप लोगों को दे रखी है। आपका एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं होगा। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। इसकी फली को क्या कहा जाता है, इसके फल को क्या कहा जाता है, वहां पर डिस्कस की है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तथा खेजड़ली का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना था। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोसिप सिनेरेरिया। तथा इसे राज्य का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था 1983 में। यह चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी दिन रोहिड़ा को भी घोषित किया गया। ये मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार में क्या होता है, क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार में दिया जाता है 50,000 रुपये का इनाम तथा उसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। 50,000 का राशि का इनाम दिया जाता है तथा एक प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मान किया जाता है। और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार यह सबसे पहले किसे दिया गया?
क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे पहले किसे दिया? तो सबसे पहले यह दिया गया है गंगाराम बिश्नोई को। और गंगाराम बिश्नोई का राजस्थान में किस जिले से संबंधित है? तो यह पाली जिले से संबंध रखते हैं। आपको ये चीज़ याद ही कर लेनी है। इसके बाद एक और पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि वन पालन पुरस्कार। यह वन्य विभाग के अधिकारियों को दिया जाता है। तथा इसके संबंध एक और पुरस्कार आपको याद रखना है, कैलाश सांखला वन्यजीव पुरस्कार। कैलाश सांखला वन्यजीव पुरस्कार। कैलाश सांखला से संबंधित हम वन्यजीव जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि इन्होंने ही बाघों के संरक्षण के लिए सबसे पहले कदम उठाया था और इनके प्रयासों से ही बाघ संरक्षण परियोजना लागू हुई है। तो मैं वो सारी चीजें आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, जिसमें हम वन्यजीवों से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे। यह पुरस्कार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वन्य जीव रक्षक देवता किसे कहते हैं? जैसे आप सभी जानते हो, सांपों के देवता किसे कहा जाता है तथा ऊंट रक्षक देवता किसे कहा जाता है? बताओ मुझे, ऊंट रक्षक देवता किसे कहा जाता है? मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? कमेंट करके बताओ सारी चीजें। उसके बाद एक चीज और हमें याद रखनी है, हमारे राजस्थान में वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट कार्यक्रम चलाया गया था मरुस्थल में। उस कार्यक्रम का नाम था मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। आपको बस सन याद रखना है कि यह कार्यक्रम किस सन में चलाया गया। तो यह चलाया गया था 1978 में। और उसके साथ एक और कार्यक्रम जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। और अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया? यह 1942 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1942 में चलाया गया। तथा अरावली से संबंधित आप क्या क्या जानकारी रखते हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया आपको। अरावली राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर फैली हुई है। लेकिन इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई कहाँ से? गुजरात से लेके तो दिल्ली तक। वो सारी चीज़ें आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तथा यह राजस्थान के 13 जिलों को कवर करती है। 13 के 13 जिले किस प्रकार से याद करने हैं, मैंने अरावली जब आपको पढ़ाया था तब वहाँ पे समझा रखा है। और उसके बाद हमें याद रखना है कि अरावली से ही बहुत सारे खनिजों की उत्पत्ति होती है। तथा अरावली हमारे राजस्थान के मध्य से निकलती है और ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तथा उसके बाद आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा, जिसे हम सभी काजरी के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं? काजरी कहते हैं। और काजरी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। काजरी का फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता है? कमेंट करके बताओ। इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है? इसका मुख्यालय बना हुआ है जोधपुर में। और जोधपुर में ही इस काजरी के द्वारा एक खेजड़ली वृक्ष के लिए कार्यक्रम चलवाया गया था, जिसे मरुशोभा कहा जाता है। कब चलाया गया? ये 2007 में चलाया गया था। ये मैंने जब आपको खेजड़ली समझाया वहाँ पर अच्छे से समझा रखा है। तथा काजरी से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आज काजरी को कवर कर लीजिए, क्योंकि काजरी के ही 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, काजरी को यह नाम कब दिया गया, तथा केंद्र सरकार से इसे मान्यता कब दी गई। तो आपको 3 सन याद रखने हैं, जैसे कि 1952 में इस काजरी की स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई। और 1956 में इसे काजरी नाम दिया गया। तथा 1966 में इसे केंद्र सरकार से मान्यता मिली। आप सभी को अच्छे से दिख रहा है? तथा 1966 में इसे केंद्र सरकार से मान्यता दी गई। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी है। थोड़ा पेज कम गिर गया, बट आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा आज के दिन। और 2 जानकारी और मैं देना चाहूँगा, सबसे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, आप अच्छे से याद कर लेना। आप अपने पास कहीं पर भी अच्छे तरीके से नोट कर लेना इसे। एक जानकारी देना चाहूँगा कि वर्तमान में राजस्थान में 3 वन प्रशिक्षण केंद्र हैं। कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं? 3 वन प्रशिक्षण केंद्र। और वो कहाँ कहाँ पर है? तो पहला है जयपुर में, उसके बाद जोधपुर में, और उसके बाद बना हुआ है अलवर में। ये 3 नाम आपको याद रखना है। तथा इसी के साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने वन अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं? तो वर्तमान में 2 वन अनुसंधान केंद्र मौजूद है। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो पहला है जयपुर में, जो गोविंदपुरा, आपको नाम भी याद रखना है, गोविंदपुरा जयपुर। तथा दूसरा जो बना हुआ है यह बांकी उदयपुर में बना हुआ है, बांकी उदयपुर। ये 2 नाम आपको याद कर लेने हैं। यह अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं तथा ये प्रशिक्षण केंद्र थे। ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो चुकी है। और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। तथा अगली वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसमें निम्न प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि विश्व का वाणी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कुछ दिवसों से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम में 1 मार्क के लिए बनता है यह क्वेश्चन। तो कल की वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तब आप इसे अपने 5 दोस्तों में तथा 3 ग्रुप में शेयर करिए, जिससे हमारे परिवार और ज़्यादा बढ़ेगा। और आज का हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए। तथा जानकारी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।